हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कोसी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जो किसके लिए होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होगी। इससे पहले भी हम कोसी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कोसी प्रॉब्लम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थी। आज की वीडियो में हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कोसी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हमारे पास कोसी प्रॉब्लम दी जाती है तो हमारे पास दी जाएगी एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में हमारे पास एक पैरामीट्रिक कर्व दिया जाता है जिसके थ्रू इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करता है, पास करता है। अब हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है जो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है, कुछ इस फॉर्म की होगी और साथ में इसके साथ साथ कर्व दिए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, पैरामीट्रिक होते हैं, जहां पर टी क्या होता है, हमारे पास एक पैरामीटर होता है। टी हमारे पास क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। अब मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन का चारपिट मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। चारपिट मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब ऐसा करने के बाद मैं मान लेती हूँ कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एक्स वाई जेड ए और बी, ये हमारे पास क्या था, एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया था इस इक्वेशन का। अब ऐसा करने के बाद ए और बी हमारे पास क्या थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। अब पैरामीट्रिक कर्व जब मैंने इसमें पुट किया, एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है और जेड भी हमारे पास किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ए बी टी, इस तरीके का कोई फंक्शन बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस टी को रिमूव करने की कोशिश करूंगी। टी को रिमूव करने के लिए क्या करूंगी, एफ इज इक्वल टू 0 हमारे पास पहले ही दिया गया है, यहाँ पर एफ मान लेते हैं और एक कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू 0 पुट करके मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से टी को रिमूव कर दूंगी और टी को रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इस इक्वेशन से अगर मान लिया ऐसा हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए या तो बी का फंक्शन बनेगा या फिर बी किसका फंक्शन बनेगा, ए का फंक्शन बन जाएगा। इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो यहाँ से ए चाहे बी का फंक्शन होगा या फिर बी किसका फंक्शन बन जाएगा, ए का फंक्शन बन जाएगा। और क्या कर देंगे, हम उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। और ऐसा करने के बाद अगर मान लिया यहाँ पर a और b की जगह मैंने पुट कर दिया फाई 1 ऑफ a। अब सारी की सारी इक्वेशन किसके अंदर आ जाती है, a के अंदर आ जाती है। अब मैं इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, एक तो ये इक्वेशन दी गई है और साथ में मैं क्या करूँगी, इस a को रिमूव करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कर दूंगी और उसके बाद जो भी सॉल्यूशन बचेगा वही हमारे पास क्या कहलाता है, इस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोसी प्रॉब्लम कहते हैं। दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, साथ में एक पैरामीट्रिक कर्व भी दिया जाता है। और पैरामीट्रिक कर्व कैसा होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी एंड जेड इज इक्वल टू जेड टी, कुछ ऐसा होता है। और फिर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं चारपिट मेथड से। चारपिट मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद मैं मान लेती हूँ कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन आ जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, इस पैरामीट्रिक कर्व को इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सारी की सारी इक्वेशन ए बी और टी के अंदर आ जाती है। इसे टी को रिमूव करने के लिए क्या करूँगी, एक बार इसका डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट टू कर दूंगी और यहाँ से टी को रिमूव कर दूंगी। और टी के रिमूव हो जाने के बाद ए और बी में हमारे पास सॉल्यूशन बच जाएगा। और ऐसा होने के बाद इस इक्वेशन से क्या बनेगा, ए चाहे बी का फंक्शन बनेगा या फिर बी ए का फंक्शन बनेगा। मैं मान लेती हूँ कि बी किसका फंक्शन बन जाएगा, ए का फंक्शन बन जाएगा। सारी की सारी इक्वेशन ए के अंदर आ जाएगी। अब इस ए को भी मैं रिमूव करना चाहती हूँ क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ सकते, इसलिए मैं इस ए को रिमूव करने के लिए इसका डेरिवेटिव ए के विद रिस्पेक्ट टू करूँगी। और फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वही क्या बन जाएगा, इस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है कुछ ऐसी। ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर p की डिग्री कैसी है, 2 है। अगर 1 होती तो हम इसको क्या बोल देते, लीनियर बोल देते। लेकिन अब यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए कैसी बन जाती है, नॉन लीनियर बन जाती है। और इसके साथ साथ हमें एक और कर्व दिया गया है। कर्व क्या कहता है, कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
x तो हमारे पास 0 है ही, हम क्या करेंगे z को t पुट कर लेंगे और t पुट करने के बाद हमारे पास y की क्या वैल्यू बन जाती है, t²/4, ये वैल्यू बन जाती है किसकी, y की। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को चारपिट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करूंगी। चारपिट मेथड क्या कहता था, उसमें क्या था, dx/fp dy/fq इज इक्वल टू dz/pfp प्लस qfq इज इक्वल टू -dp fx प्लस pfz, और साथ में होता था हमारे पास dq डिवाइडेड बाय fy प्लस qfz, कुछ ऐसा होता था। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p करते हैं। p के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2px और एक यहाँ से टर्म मिलेगी z। अगर मैं इसका q के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या बनेगा, 2qx बन जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर क्या है, dz pfp p इंटू fp 2p² माइनस pz, और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस 2q²x, और यहाँ पर -dp/fx, x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव p² प्लस q², और साथ में क्या करना है, pfz, z के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -p, और फिर क्या बनेगा, -p², क्योंकि एक क्या करना था, pfz करना था, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, -dq डिवाइडेड बाय fy, y इसके अंदर है नहीं तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और q, और साथ में हमारे पास क्या है, fz, f का z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या बनेगा, -p, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस टर्म को और इस टर्म को क्या कर लेती हूँ, कंपेयर कर लेती हूँ। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास क्या दिया गया है, इस p² से ये p² कैंसिल हो जाएगा और एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -p, और एक माइनस यहाँ पर था तो ये माइनस क्या हो जाता है, हमारे पास कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर बच जाता है q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, p dp प्लस q dq, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा था तो हमने कॉमन लेकर के उस साइड पहुँचा दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी, और इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, p² प्लस q², और एक ये हमारे पास किसके लिए हमने लिखा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लिखा है। अब p² प्लस q² यहाँ से a² आ जाता है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। p की वैल्यू क्या बन जाएगी, a²x/z बन जाएगी, और यहाँ पर p² प्लस q² किसके इक्वल है, a² के इक्वल है, तो यहाँ से q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूँगी। तो p² यहाँ पर रखूँगी तो क्या बनेगा, a⁴x² डिवाइडेड बाय z² प्लस q² किसके इक्वल बन जाएगा, a², इसके इक्वल बन जाएगा, और यहाँ से q² की वैल्यू क्या बन जाएगी, a² माइनस a⁴x² डिवाइडेड बाय z², कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी, q की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या बनेगी, प्लस माइनस कुछ ऐसी बन जाएगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, इसी से हम क्या करते थे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, a²x/z इंटू dx, और q की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस √a² माइनस a⁴x² डिवाइडेड बाय z², कुछ ऐसी हमारे पास दी गई है q की वैल्यू, और साथ में यहाँ पर है dy। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ये z² है तो एलसीएम लेकर के इसके साथ भी आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा z। एक z यहाँ पर है, एक z यहाँ पर है, कॉमन लेकर के दूसरी तरफ पहुँचा दूंगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ से a² भी कॉमन ले सकती हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर z² माइनस a⁴ और यहाँ पर बच जाएगा x², और यहाँ पर आ जाएगा a, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, z dz इसको इस तरफ ले जाएंगे x वाली टर्म को, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, a z² माइनस a²x² इंटू dy। अब इसको भी यहाँ पर ले जाएंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, a z² माइनस a²x², कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर dy बच जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँगी। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करूँगी,
यहाँ पर तो y आ जाएगा और साथ में एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा b। अब मैं क्या करूँगी, इस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मैं इसको टी पुट कर देती हूँ। टी पुट करने के बाद क्या पता चलेगा, 2z डी जेड माइनस ए स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, z डी जेड माइनस ए स्क्वायर एक्स और dx वो किसके इक्वल बन जाएगा, dt अपॉन 2 के इक्वल बन जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी। इस इंटीग्रल को यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ ऐसा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद। आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पैरामीट्रिक कर्व यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू तो 0 है, ये टर्म तो 0 हो जाएगी और z की वैल्यू t है, तो हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई की हमारे पास क्या वैल्यू, टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ए टी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर बी अपॉन 2। कुछ ऐसा मिल जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और एक टी स्क्वायर यहाँ पर है, एक टी स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या करूँगी, ए बी अपॉन 2 माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर और साथ में हमारे पास है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टी स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, एक कंडीशन फाइंड आउट कर लूँगी यहाँ से a और b के बीच में। 4a स्क्वायर अपॉन 16 और c हमारे पास है b स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमने तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस ए बी किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल। ए बी किसके इक्वल बन जाएगा, 1 के इक्वल। और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 अपॉन ए आ जाती है। जबकि हमने पढ़ा था कि a चाहे तो b का फंक्शन बन जाएगा या फिर b किसका फंक्शन बन जाएगा, a का फंक्शन बन जाएगा। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास b 1/a के इक्वल आ गया है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल है। अब जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगी तो फिर से क्या होगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर में कैसी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। और ऐसा होने के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो इसे a को रिमूव करना चाहती हूँ। फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगी। और यहाँ से ऐसा करने के बाद क्या होगा कि ये बस z और x y में हमारे पास क्या बच जाएगी, इक्वेशन बच जाएगी, और उससे a रिमूव हो चुका होगा। ऐसा करने के बाद वहीं हमारे पास क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कॉची प्रॉब्लम ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम कॉची प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो किस में होगी, 2 वेरिएबल के अंदर होगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।